हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज हैं डिफरेंट तरह की होती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। जैसे कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी एंड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज हम एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जिसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हैं कंसंट्रेशन स्ट्रेटजी, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनलाइजेशन, कॉर्पोरेशन एंड डिजिटलाइजेशन। आज के इस लेक्चर में हम दो टाइप्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज कंसंट्रेशन एंड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी। तो अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है। तो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है कि जब कोई कंपनी एक सर्टेन ग्रोथ लेवल को अचीव करना चाहती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस, यानी कि जहां पर भी वो पहले थी उससे जब वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहती है, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहती है, तो इस तरह इस सिचुएशन में वो जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, जिनको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रीजन फॉर अडॉप्टिंग ग्रोथ स्ट्रेटजी या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट क्यों करती है। सो फर्स्ट इज ग्रोथ इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी जो भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी स्टेबल रहना नहीं चाहती, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती है और अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है। तो इसलिए जरूरी होता है कि वो अपने आप को ग्रो करते रहें, बढ़ते रहें। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब कि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तब उसके साथ, यानी कि वो अपने आप को एक्सपैंड कर रही है और वो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो उसको बढ़ाना चाहती है। अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाती है। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होने का मतलब कि उसको एक 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 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम आएगी। तो इस तरह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर सकती है। लेकिन वो कब होगा, जब वो अपने आप को ग्रो करेगी, एक्सपैंड करेगी, तभी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी और अपनी कॉस्ट को कम करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय कर पाएगी। देन जो कंपनीज अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं, डेफिनेटली उनकी मार्केट में एक अच्छी गुडविल होती है, अच्छी प्रेस्टिज होती है, उनका एक अच्छा नाम होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। देन बिकॉज ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, गवर्नमेंट के रूल्स बदलते रहते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल नहीं रह सकती, उसको अपने आप को एक्सपैंड करना ही होता है। देन मोर कंट्रोल ओवर द मार्केट एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्केट पे होल्ड रखना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, तो उसको नए नए तरीकों से अपने आप को एक्सपैंड करना होगा। देन ग्रोथ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल मोटिवेशन। इट मीन्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ रही होती हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, ग्रोइंग जो इसके स्टेज है वो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है कि मीन्स जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं, वो कितने अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रही है, ये चीज उनको मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए। सो दीज वर सम रीजंस कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्यों ग्रोथ स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करती हैं। अब जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हैं ये भी अलग अलग तरह की हैं, जैसे अभी हमने बिगनिंग में डिस्कस किया था। तो ये जो आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले वो हैं concentration strategies and integration strategies. Concentration is further divided into three parts, that is market penetration, market development and product development. And integration is of two types, that is vertical integration and horizontal integration. बाकी की जो टाइप्स है वो हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्सपेंशन थ्रू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि जिस भी प्रोडक्ट पे, जिस भी मार्केट पे कंपनी है, वहीं पर उसी को फोकस करना। सिर्फ उसको, जो आपकी टारगेट मार्केट है उसको, उसकी नीड्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसी को फोकस करते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना। सो expansion through concentration is the grand level strategy and it requires investment of plethora of capital and resources in a specified product line. मीन्स जिस भी प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है, जिस प्रोडक्ट लाइन में कंपनी डील कर रही है, उसी में
बहुत सारा कैपिटल, बहुत सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करके जो भी वहाँ के कस्टमर हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी ऐड कुछ भी टेक्नोलॉजी की हेल्प से नया ऐड करना है ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो सके और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को ग्रो कर सके। तो जो एक्सपेंशन थ्रू कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रैटेजी है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? जब कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में जो भी आप उसकी एग्जिस्टिंग मार्केट थी उसमें जब वो नए प्रोडक्ट्स को ऐड करती है, लॉन्च करती है, तब हम कहते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। मींस अपने प्रोडक्ट लाइन में वो जिसमें वो डील कर रही थी उसी में इनोवेशन करके उसी से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स को ऐड करना। मार्केट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? Organization identify new market and attract more customer by using existing and current product line or start producing new product। मतलब उसका जो भी करंट कस्टमर का बेस है या नए प्रोडक्ट मार्केट को भी आइडेंटिफाई करना, चाहे करंट प्रोडक्ट लाइन के साथ या फिर नए प्रोडक्ट्स को ऐड करके। मींस मार्केट डेवलपमेंट में आपकी दोनों चीजें कवर हो जाती हैं कि चाहे आप नई चीजें ऐड कीजिए या उसी पर फोकस कीजिए, पर आपको अपने आप को एक्सपैंड करना है। मार्केट पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है focus of your business is on the current market by using the existing product line। means market आपकी वही है, product line आपकी वही है, बस आप उसमें penetrate कर रहे हो, यानी कि उसको और ज्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको फोकस कर रहे हो। अब हम इनको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि क्या होते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है अमूल का, पेप्सिको कंपनी का और माइक्रोसॉफ्ट का। अमूल ने जितने भी अपने प्रोडक्ट लाइन में एडिशन किए, अमूल का मिल्क है, घी है, बटर है और दही है, ये प्रोडक्ट लाइन मींस सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें ये ऐड करते चले गए विद द पासेज ऑफ टाइम। पेप्सिको इंडिया में फ्रीटो लेज है, गेटरॉयड है, ट्रॉपिकाना जूस है, ये भी उसमें उसी तरीके से चीजों को ऐड करते चले गए। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की बात अगर हम करें तो एमएस ऑफिस इसका एक प्रोडक्ट है, विंडोज में ये डील करते हैं और एक्सबॉक्स जो गेमिंग का एक ऐप है उसमें भी ये डील करते हैं। मींस ये टेक्नोलॉजी में डील कर रहे थे तो ये उसी में अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड करते चले गए, तो इसको हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन अगर हम बात करें मार्केट पेनिट्रेशन की, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है मैकडोनल्ड का। यानी कि इन्होंने क्या, अब मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट सिर्फ उसको फोकस करना है। अब इन्होंने फोकस कैसे किया? फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी खोली, मींस फ्रेंचाइजी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, मींस अपनी फ्रेंचाइजी औरों को देनी शुरू करी मैकडोनल्ड के नाम से ही, और बहुत सारे आउटलेट्स पे इनके प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हुए, यानी कि इनका बेस बड़ा होना शुरू हुआ, मार्केट एक्सपैंड करनी शुरू करी। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा इन्होंने क्लेवरली हैंडल किया। देन अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था उसको एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने होम डिलीवरीज शुरू करी और अपने जो प्रोडक्ट्स थे उसमें मॉडिफिकेशन करके, यानी कि उसमें और वेराइटीज ऐड करके उसको एक्सपैंड किया। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है मार्केट पेनिट्रेशन का। देन मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब कि आप नए नए प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो और एग्जिस्टिंग पर भी फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर सैमसंग का एग्जांपल है कि सैमसंग एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही थी, और अब लेटेस्ट इसने अपने आप को बढ़ाने के लिए स्मार्ट वॉचेस में भी डील करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो भी कंपनीज अपने आप को कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू एक्सपैंड करती हैं उनको इसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो एडवांटेज क्या होगा? मिनिमम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, मींस उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वो उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। देन इनेबल्स अ फर्म टू मास्टर वन और फ्यू बिजनेस। कंपनी अपने हिसाब से देख सकती है कि उसको कौन से एरिया पे टारगेट करना है और उसके हिसाब से वो अपने आप को जो है वो स्पेशलाइज्ड बना सकती है उस एरिया में। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हेल्प करता है, यानी कि इन स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करके आप अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से स्ट्रांग बना सकते हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम्स इजी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ की जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग चीजों पे, तो इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करने में, इजीली कर पाएंगे। डिसएडवांटेज क्या है?
हेविली डिपेंडेंट ऑन वन इंडस्ट्री, क्योंकि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, मतलब कुछ और नई नई चीजें नए नए एरियाज में एंटर नहीं कर रहे, जिसमें हैं उसी में रह रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह की कंपनियां सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं। और अगर ये सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है और वो प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाए या उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और फिर जिस भी फील्ड में आप हैं, उसमें अगर आपको अपने आप को और एक्सपेंड करना है, तो डेफिनेटली आपको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, कंबाइन करना। सो एक्सपेंशन इज व्हेन यू कंबाइन और ज्वाइन वेरियस करंट ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी विदाउट चेंजिंग द टारगेट कस्टमर मार्केट। कस्टमर्स आपके वही रहेंगे, लेकिन जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट तरीके से अपने आप को मर्ज करेंगी, कंबाइन करेंगी। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंशन थ्रू इंटीग्रेशन। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, और जो इसका सेकेंड टाइप हो सकता है वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये बेसिकली वर्टिकल को ही दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? when a business joins with other at the same stage of supply chain, means जब दो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लगभग सेम स्टेज पर काम कर रही हैं सप्लाई चेन की, वो आपस में मिलती हैं, तब हम उनको बोल देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। मींस ऑलमोस्ट जो सेम तरह की हैं, सेम नेचर की कंपनियां हैं, जब वो मिलती हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रीबॉक और एडिडास का। इनका मर्जर हुआ आपस में, तो जो ये मर्जर था इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कह सकते हैं। ये दोनों कंपनियां मर्ज हुई 31 जनवरी 2006 को। इन दोनों के मर्जर से जो एडिडास का ग्लोबल मार्केट था, उसका बेस बना, जो उसको ग्लोबल मार्केट का जो बेस था, इट वाज रीच्ड टू 11.8 बिलियन डॉलर। मींस इतना वाइडर बेस क्रिएट हो चुका था। अब जो ये दोनों कंपनियां थी, हमें पता है कि ये दोनों ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं, रीबॉक भी और एडिडास भी। इनके मर्जर से क्या फायदा हुआ? मार्केट में इनकी रेपुटेशन और अच्छी हो गई, ग्लोबल मार्केट में इनका स्कोप और बढ़ गया, इनका जो एग्जिस्टेंस था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, प्रोडक्ट्स की वैरायटी बढ़ गई, रेंज बढ़ गई। तो इस तरीके से जो इनका प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन मर्जर के बावजूद ये दोनों कंपनियां जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने अपने नाम से ही बेच रही हैं, क्योंकि इन दोनों की मार्केट में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। इन्होंने बाकी सारी अपनी प्रोसेसेस को तो कंबाइन कर लिया, लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, लेकिन इनके नाम अलग अलग रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अगर ये मर्ज करें, मतलब आपस में अगर इनका ब्रांड नेम भी मर्ज हो जाए, तो हो सकता है कि कस्टमर के मार्केट में इनको लेके कुछ मिसकंसेप्शन हो जाए। तो आज भी इन दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग नामों से मिल रहे हैं, बट इन्होंने अपने आप को मर्ज कर लिया है। तो इस तरह का जो मर्जर होता है वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के फायदे क्या हैं। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेफिनेटली अप्लाई होगा, दो कंपनियां मिल जाएंगी, उनका प्रोडक्शन का बेस बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जब दो कंपनियां मिलेंगी, उनके रिसोर्सेज मिलेंगे, तो वो अपने प्रोडक्ट को और बाकी कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इंक्रीज्ड मार्केट पावर, डेफिनेटली दो ऑर्गेनाइजेशन के मिलने से उनकी मार्केट में पावर बढ़ जाएगी। एंड रिडक्शन इन इंडस्ट्री राइवलरी, यानी कि कॉम्पिटिटर उसके कम हो जाएंगे, क्योंकि मर्जी ऐसी कंपनियां होती हैं आपस में जो एक तरह से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होती हैं। अब रीबॉक और एडिडास आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन अगर वो मिल जाते हैं तो फिर उनकी आपस में जो कॉम्पिटिशन की भावना है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल राइवलरी कम हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं इसके? गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जब दो कंपनियों के मिलने से अगर मोनोपोली क्रिएट होती है कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। देन लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? कि दो कंपनियां अलग अलग तरह से, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग एम्प्लॉयज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करके काम कर रही होती हैं। तो अब जब वो मिलती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें रिजिडिटी आ जाती है, चेंजेस को करना और इस पूरे जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देन इवेल्युएशन ऑफ सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी इसको किसको कहते हैं हम? कि जब दो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मिलती हैं, तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है
वो एक पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट कर सकता है। ऐसे केसेस में जब दो कंपनियां मिल जाती हैं तो समटाइम्स उनके प्रोडक्ट्स और उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सब ओवरलैप हो जाते हैं, मींस मिक्स हो जाते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि फाइनली जो अगर पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट हुई तो वो किसकी वजह से हुई। इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में बोला था कि सेम स्टेज ऑफ सप्लाई चेन पे जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो ऐसे ही वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है जब जब दो फर्म्स जो आपस में मिलती हैं वो डिफरेंट जो है वो स्टेजेस पर काम कर रही होती हैं, जब वो मिलती हैं तब उनको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन दो तरह का है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है? जब कंपनी जो रॉ मटेरियल वो किसी और से खरीद रही थी उसको खरीदने की बजाय वो खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तब उसको हम बोल देते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर एक शूज फैक्ट्री जो कि शूज बनाने का काम कर रही थी, जूते बनाने का काम कर रही थी, वो लेदर कहीं और से परचेज कर रही थी, पर अब वो लेदर परचेज करने के बजाय उसको खुद जो है वो प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे, तो इसको हम कहेंगे कि उसने अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है। या फिर वो कह सकते हो आप कि ऐसे कंपनी के साथ अपने आप को मर्ज करे जो जिससे वो जो उसका सप्लायर था रॉ मटेरियल का लेदर का उसके साथ वो अपने आप को मर्ज कर ले, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा कि कंपनी जो आप वो आगे अपने प्रोडक्ट्स को, फाइनल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जो रिटेल आउटलेट्स में जा रही थी, अब वो रिटेल आउटलेट्स को अप्रोच ना करके डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करना शुरू कर दे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसके एग्जांपल हैं एप्पल, सैमसंग, जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं इस तरह की कंपनियों की जो डायरेक्ट अपना जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को बेच रहे हैं, लाइक एमआई के जो मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल में एक एप्पल की केस स्टडी से समझते हैं इसको, कि जो एप्पल है ये अपने जो रिटेल लोकेशंस को ओपन करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है, और साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फैसिलिटीज भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, मीन्स कुछ जो पार्ट्स थे वो ये कहीं से परचेज करते थे, किसी और कंट्री से परचेज करते थे, तो इन्होंने क्या किया कि उन पार्ट्स के लिए खुद ताइवान में, नॉर्थ सेंट जोस एटसेट्रा में इन्होंने ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जिन्होंने उन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। वो पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? ए सीरीज की चिप्स थी, टच आईडीज थी, एलसीडीज थी और ऑलिड स्क्रीन थी। पहले एप्पल ये सारे जो प्रोडक्ट है वो किसी और से खरीद रहा था, बट बाद में उन्होंने ताइवान जैसी कंट्रीज में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा के इनको खुद बनाना शुरू कर दिया। तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि जो एप्पल था उसने अपने आप को बैकवर्डली इंटीग्रेट किया। इसी जैसे उसने बैकवर्ड इंटीग्रेट किया ऐसे ही उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेट भी किया। कैसे? बाय ओपनिंग अप इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स इन सेवरल कंट्रीज, कि एप्पल ने अपने रिटेल आउटलेट्स खोले अलग अलग कंट्रीज में और जिसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलकर एप्पल ने अपने आप को बैकवर्ड इंटीग्रेट किया, और रिटेल आउटलेट्स खोलकर अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रिटेल आउटलेट्स खोलकर अपने आप को उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेट किया। तो ये एक ही एग्जाम्पल में दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अगेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सॉरी इसके एडवांटेजेस होंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। एश्योर्ड सप्लाई एंड डिमांड, अब सप्लाई किस चीज की? बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड फॉर फिनिश प्रोडक्ट। जब कंपनी खुद अपनी जो स्पेयर पार्ट्स या जो भी उसको जो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो खुद बना रही है, तो वो इंश्योर कर पाएगी कि वो टाइमली अवेलेबल हो। और ऐसे ही जो उसका फिनिश प्रोडक्ट है जब वो अपने आउटलेट्स के थ्रू लोगों को बेचेगी तो वो वहां पे उसकी डिमांड भी इंश्योर कर पाएगी। उसके लिए उसको और बाहर एक्सटर्नल जो रिटेल आउटलेट्स हैं उन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। देन ऑफसेट बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर किस किस की? सप्लायर्स की भी और कस्टमर्स की भी। जब ये किसी और से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो डेफिनेटली इनको सप्लायर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पर सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन अब ये खुद बना रहे हैं तो वो बात खत्म हो जाती है। ऐसे ही जब ये अपने रिटेल आउटलेट्स खोलकर ओपन करके कस्टमर को सामान देंगे तो जो बीच में मिडल मैन है उनकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस खत्म हो जाती हैं, और मोर ओवर ये कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं तो उनकी बातों को ये समझ पाते हैं। देन एबिलिटी टू डिफरेंशिएट,
डेफिनेटली जब ये खुद चीजों को बना रहे हैं, बेच रहे हैं, इनका जो बेस है वो बड़ा हो रहा है, तो ये अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। देन एलिवेट एंट्री मोबिलिटी बैरियर, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना लेते हैं जिससे कि और किसी व्यक्ति के उस बिजनेस में एंटर होने का स्कोप कम हो जाता है। यानी कि एक तरह से ये बैरियर क्रिएट कर देते हैं, ऐसी बाधाएं बना देते हैं जिससे कि और लोग उसमें एंटर ना हो पाए। ये अपने आप को ही इतना बड़ा बेस बनाकर अपने आप को इतना बड़ा कर लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इंटीग्रेट इसलिए करती है कि उसके प्रॉफिट बढ़ सके, उसकी कॉस्ट कम हो सके और उसकी सेल्स इंक्रीज हो सके, लेकिन कई बार वो ये सब कुछ नहीं कर पाती। लो फ्लेक्सिबिलिटी, जब दो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आपस में मर्ज होती हैं जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सप्लाई पे होती हैं, तो वहां पर डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप कम होता है। और कैपिटल तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए ही होगी, क्योंकि जब इस तरह से मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है या खुद के रिटेल आउटलेट्स खोलने हैं, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। और इस वजह से कई बार बैलेंस बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। जब एक ही कंपनी सारा काम खुद करना शुरू कर देगी तो बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम तो आएगी। एंड डिफरेंट मैनेजरियल रिक्वायरमेंट, अब इन सभी कामों को करने के लिए मैनेजर्स भी चाहिए होंगे, एम्प्लॉयज भी चाहिए होंगी, तो अलग अलग स्पेशलिटी के, अलग अलग एक्सपर्टीज के आपको मैनेजर्स और एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। सो हियर वी आर ओवर विद द टॉपिक। जो आज हमने कवर किया वो था एक्सपेंशन और एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज या ग्रोथ स्ट्रेटजीज में दो स्ट्रेटजीज को हमने कवर किया।